A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी। तो क्लास 9 और 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये क्लास 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है। लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलता है जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड ओवर में ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड के अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमने बात किया सिल्क रूट के बारे में, हमने ये बात किया किस तरीके से फूड ट्रैवल कर रहा है, हमने बात किया कि लोगों के साथ साथ किस तरीके से डिजीज़ आती हैं। डिजीज़ जो है कुछ कंट्रीज़ को एडवांटेज दे देती हैं ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़। तो हमने ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया। स्लेव ट्रेड क्या होता है, 19वीं सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, हमने ये बात किया। पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा था उस टाइम पे, एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा रहा था, रेलवे लाइन्स बढ़ रही थी और लोगों के घर बनाए जा रहे थे। तो इस टाइप की चीज़ें हमने देखा। टेक्नोलॉजी का रोल हमने देखा, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होने की वजह से जो है लोग आसानी से आ जा पा रहे हैं। और हमने देखा कि किस तरीके से अफ्रीका जो है उसके अलग अलग तरीके से टुकड़े कर दिए गए हैं। हम बात करते हैं ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा हमने देखा उनका ज़्यादा वर्चस्व था। फिर हम बात करते हैं राइडर पेस्ट जिसको कैटल प्लेग भी कहा जाता है। तो 19वीं सेंचुरी में यूरोप में आपने देखा अफ्रीका में यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका ड्यू टू देयर वास्ट रिसोर्स ऑफ लैंड एंड मिनरल्स। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यूरोपियन कम टू अफ्रीका होपिंग टू एस्टैब्लिश प्लांटेशन एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। उनको लेके जानी थी सारी चीज़ें यूरोप में, इसलिए वो आ जाते हैं। बट क्या होता है, अब अफ्रीका में शॉर्टेज हो जाती है लेबर की। अब क्या करते हैं अफ्रीका के अंदर लोग, क्या करते हैं उस टाइम पे जो भी जिन्होंने कॉलोनी बनाई हुई थी अफ्रीका को, तो उन्होंने देखा कि अब क्या किया जाए, तो हैवी टैक्सेस लगा देते हैं वो वहाँ पे लेबर के ऊपर, राइट। सो हैवी टैक्सेस वर इम्पोर्ट विच कुड बी पेड ओनली इन द बाय वर्किंग फॉर द वेजेस ऑन प्लांटेशन एंड माइंस। अब जो है लोग उनके यहाँ पे काम नहीं करने आ रहे अफ्रीका में। उन्होंने देखा कि भाई उनको प्लांटेशन वगैरह स्टार्ट करनी थी कॉलोनियल पावर्स को, तो लोग उनको मिल नहीं रहे लेबर के लिए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा देते हैं लोगों के ऊपर और बोलते हैं कि भाई लोग जो है वो टैक्सेस को पे कर सकते हैं बाय वर्किंग इन प्लांटेशन और माइंस के अंदर। इनहेरिटेंस लॉ लगा दिया जाता है, वर चेंज सो दैट पीजेंट्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द लैंड। किसानों को वहाँ से भगा दिया जाता है। ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली कुड इनहेरिट द लैंड। माइन वर्कर्स वर कन्फाइंड इन कंपाउंड्स एंड नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। तो ये सारे हार्श मेजर्स लगा दिए जाते हैं अफ्रीका के अंदर। 1890 में क्या होता है, अफ्रीका के अंदर एक फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज आ जाती है, कैटल प्लेग जिसको कहा जाता है। इट वॉज अराइव्ड बाय इन्फेक्टेड कैटल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया। तो ब्रिटिश एशिया से जो है वो इम्पोर्ट जो हुए थे कैटल, उनके अंदर ये डिजीज़ थी, उसकी वजह से अफ्रीका के अंदर भी ये आ जाती है। तो राइडर पेस्ट जो होते हैं अफ्रीका के 90% जो है कैटल उनको किल कर देती है। प्लांटर्स, माइनर्स और ये जो लोग थे कॉलोनियल गवर्नमेंट में, वो सिर्फ अपनी मोनोपोली रख पाते हैं कैटल्स के ऊपर। 10% जो कैटल बचते हैं वो उन्हीं के पास बच जाते हैं बस। बाकी जो 90% कैटल्स होते हैं जो वहाँ की नॉर्मल जनता के, वो सारे के सारे मारे जाते हैं अफ्रीका के अंदर। ओके, ये अफ्रीका के अंदर उस टाइम पे चल रहा था। अब हम बात करते हैं लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया के अंदर जो है इस टाइम पे रूल, ये सारा कॉलोनियल रूल स्टार्ट हो गया था। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे उस रूल से, ऑप्रेसिव था बहुत ज़्यादा। लोग अपना, हमने देखा था कि लोग अपना फसल भी उगा रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना है, तो लोग परेशान हैं। साथ में क्या हो रहा है, उनको लगता है, उन्होंने बातें सुनी है कि भाई विदेशों में जाएंगे आप तो आपको बहुत अच्छी लिविंग कंडीशन मिलेगी, ऐसा ऐसा करके। तो वो लेबर क्लास जो है वो माइग्रेट करती है अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, इधर सारी जगहों पे माइग्रेट करना शुरू कर देती है। तो इंडेंजर्ड लेबर होती है। इंडेंजर्ड लेबर का कॉन्सेप्ट आता है। इंडेंजर्ड लेबर क्या होता है, इंडेंजर्ड लेबर होता है बॉन्डेड लेबर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू न्यू कंट्री और होम। वो उसको कहते हैं कि भाई तुम्हारी जो यहाँ पे ये है ना, तुम तुम्हारी जो ख़राब कंडीशन है, हम तुमको किसी और कंट्री में भेज देंगे, तुमको हमारा इंडेंचर्ड लेबर बनना पड़ेगा, तुमको थोड़े टाइम हमारे साथ काम करना पड़ेगा, राइट। तो 19वीं सेंचुरी में क्या होता है, इंडिया और चाइनीज़ लेबर जो है वो वर्क के लिए प्लांटेशन, माइंस, रोड्स, रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करने के लिए अराउंड द वर्ल्ड मूव करते हैं। चाइना से मूवमेंट देखेंगे आप लेबर की, इंडिया से मूवमेंट देखेंगे लेबर की। तो इंडिया के जो इंडेंजर्ड लेबर होते हैं वो प्रॉमिस रिटर्न टू इंडिया आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 5 years ऑन देयर एम्प्लॉयर्स प्लांटेशन। प्लांटेशन वर्क कहाँ पे चल रहा है, अफ्रीका के अंदर चल रहा है और साउथ अमेरिका के अंदर चल रहा है। तो मिड 19th सेंचुरी में कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो रही थी इंडिया के अंदर।
जिसकी वजह से लैंड जो रेंट थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो मतलब यहाँ के जो वर्कर्स थे ना वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो जो पुअर जो थे वो अपना रेंट पे नहीं कर पा रहे थे, तो वो सोच रहे थे भाई हम वैसे भी मर रहे हैं इंडिया के अंदर भी, तो हम लोग जो है कहीं और चले जाते हैं और वहाँ पे काम कर लेते हैं। तो जो इंडेंजर्ड लेबर है वो कहाँ से आ रहे थे? वो आ रहे थे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से और तमिलनाडु, ये सब जगहों से आते हैं इंडेंजर्ड लेबर, जो कि बॉन्डेड लेबर की तरह मतलब काम कर रहे हैं और दूसरे कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। तो उनकी डेस्टिनेशंस कौन कौन सी होती थी? कैरेबियन आइलैंड होती थी, ट्रिनिडाड, गुआना, सूरीनेम, मॉरिशस, फिजी, ये सब जा रहे थे। तमिल माइग्रेंट जो है वो श्रीलंका, मलाया इधर जा रहे हैं। इंडेंजर्ड वर्कर्स वर ऑल्सो रिक्रूटेड इन टी प्लांटेशन। तो यहाँ सब जगह पे आपको देखने को मिलेंगे लेबर जो कि बॉन्डेड लेबर है। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रिनिडाड के अंदर इंडियन जो लेबर है वो काम कर रहे हैं। कहाँ पे काम कर रहे हैं? कोकोआ प्लांटेशन में। तो माइग्रेशन क्यों होता है? वाई माइग्रेंट एग्रीड टू टेक अप वर्क? मैंने बताया आपको क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन में रह रहे हैं, रेंट बहुत ज़्यादा है, वो वहाँ पे भी पे नहीं कर पा रहे, तो इसलिए उनको जाना पसंद था। और उनको झूठे सपने भी दिखाए जाते थे कि भाई आप नई जगह पर जाओगे तो आपको बहुत अच्छी लिविंग कंडीशन मिलेंगी। लिविंग कंडीशन तो उनको अच्छी नहीं मिलती थी, लेकिन वो वहाँ से चले जाते थे तो वापस भी नहीं आ पाते थे। तो इंडेंजर्ड जो लेबर है उसको नया फॉर्म सिस्टम ऑफ स्लेवरी भी कहा जाता है। प्लांटेशन जो होती है, एट द प्लांटेशन लिविंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती हैं। बहुत सारे वर्कर्स जो हैं जंगलों में भाग जाते हैं वहाँ से निकलने के लिए, उनको वापस से पकड़ के लाया जाता है, पनिश किया जाता है। बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं इसमें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो कि भाग गए हैं, तो इनके फोटोज़ वगैरह खींच के रखे गए हैं। तो अब ये जो वर्कर्स इधर उधर माइग्रेट कर रहे हैं, इंडिया से माइग्रेट कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, तो ये वर्कर्स जो हैं अपने साथ साथ अपना कल्चर भी लेकर जाएंगे, वहाँ के कल्चर के साथ मिक्स होंगे, अपना कल्चर लेके जाएंगे। तो एक नए तरीके के सिस्टम्स वहाँ पे डेवलप होते हैं। जैसे ट्रिनिडाड के अंदर होसे, मतलब एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन जो है वो निकाला जाता है, उसका नाम होसे रख दिया जाता था, इन विच वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजन ज्वाइन। जो एनुअल मुहर्रम जो है, जो एनुअल जो मुहर्रम जो होता है उसका हर साल जो निकाला जाता है, यात्रा जिसको आप बोलेंगे वो, रस्ताफेरियनिज्म, द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रस्ताफेरियनिज्म रिफ्लेक्टेड सोशल एंड कल्चरल लिंक्स विद इंडियन माइग्रेटेड टू कैरिबियन। तो कैरिबिया के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। चटनी म्यूजिक आपको देखने को मिलेगा ट्रिनिडाड एंड गुआना के अंदर। तो इस तरीके की ब्लैंड चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, रिलीजन में और म्यूज़िक में, ये सारी चीज़ों में आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने एक कंसेप्ट देखा इंडेंजर्ड लेबर का कॉन्सेप्ट। अब हमने देखा, साथ में हम ये देखेंगे कि इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी अब्रॉड जा रहे हैं। ये जो अभी तक तो हमने बात किया कि जो सिर्फ वही क्लास है जो ऑपरेस्ड क्लास है, जो गरीब क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, वो किस तरीके से माइग्रेट कर रही है, क्यों माइग्रेट कर रही है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे अमीर लोग भी थे जैसे कि श्रॉफ्स थे, शिकारीपुरी श्रॉफ्स जो थे, और चेट्टियार जो कम्युनिटी के लोग थे। ये वो ग्रुप था जो बैंकर वाला ग्रुप था, बैंकर्स एंड ट्रेडर्स हु फाइनेंस एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया। तो ये जब भी एक्सपोर्ट होता था तो ये एक्सपोर्ट हाउसेज मतलब एक्सपोर्ट के लिए पैसा दिया करते थे। सो दे यूज्ड ईदर देयर ओन फंड्स और दोज बोरोड फ्रॉम द यूरोपियन बैंक्स। या तो यूरोपियन बैंक से भी पैसा लेते थे ये श्रॉफ और चिट्टीदार्स, और फिर उसको लैंड कर देते थे, या फिर क्या करते थे, अपना खुद का जो पैसा था उसको भी दे दिया करते थे। सो दे डेवलप इंडिजीनियस फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वो लोग थे जो कि एक्सपोर्ट में मदद कर रहे हैं, तो ये रसूखदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, राइट। ऐसे ही हैदराबादी सिंधीज ट्रेडर्स, तो ये सारे वो हैं जो कि इन्होंने एक्सपोर्ट के अंदर जो है काम किया। सो इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर ऑल्सो फॉलोड यूरोपियन कॉलोनीज इन अफ्रीका। तो वो अफ्रीका के अंदर भी जाएंगे, हम देखेंगे कि उनका माइग्रेशन वहाँ पे भी होगा। तो इंडियन ट्रेड, कोलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम, ये किस तरीके से चेंज होता है ये हम देखते हैं। पहले क्या होता था, फाइन कॉटन जो होती थी वो प्रोड्यूस होती थी इंडिया में और एक्सपोर्ट की जाती थी यूरोप में, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या होता है, ब्रिटिश जो है सिर्फ कॉटन मैन्युफैक्चर जो है वो खुद के यहाँ पे करना शुरू कर देते हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को कि कॉटन इम्पोर्ट्स जो है एंड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री, मतलब वहाँ की जो यूके की इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो हाई टैरिफ लगा दिए जाते हैं कॉटन क्लोथ्स पे, जो इंडिया से अब पहले एक्सपोर्ट होता था उसके ऊपर हाई टैरिफ लगा दिया जाता है। तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाता, अगर हाई टैरिफ हो जाएगा तो महंगा बिकेगा, तो फिर धीरे धीरे इंडिया के टेक्सटाइल की डिमांड कम हो जाती है। अब देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि क्या हो रहा था, इंडिया के अंदर क्या लगाया जाता था, ओपियम। ओपियम भी जाता था चाइना, और चाइना से जाता था टी और सिल्क जाता था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से क्या जाता था,
इंग्लैंड से हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर गुड जाती थी और इंडिया से क्या जाता था साथ में, रॉ मटेरियल, फूड ग्रेन और इंडिगो भी जाता था। तो इंडिया क्या क्या सप्लाई करता था, ओपीएम भी सप्लाई कर रहा है चाइना को, इंडिगो सप्लाई कर रहा है, तो फूड ग्रेन, रॉ मटेरियल इंग्लैंड को सप्लाई कर रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं ये सब चीज़ें हो रही थी। तो जो ब्रिटिश द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट जो था, वो जो ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट करते थे इंडिया में उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट होता था और पैसा भी वो ज़्यादा होता था, मतलब वैल्यू भी ज़्यादा होता था, और जो सामान इंडिया एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन को वो छोटा सा अमाउंट होता था। तो जो ये अमाउंट है जो तो ट्रेड सरप्लस जो किसका होता था, ट्रेड सरप्लस होता था ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन का जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रिटेन इंडिया को उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ट्रेड सरप्लस था। इसकी वजह से जो ब्रिटेन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस हो जाता है धीरे धीरे, राइट। ये देखिए ट्रेड रूट्स दिखाए गए हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटर वॉर इकोनॉमी के बारे में। तो इंटर वॉर इकोनॉमी में क्या होता है, अब क्या होता है, ये वो वाला टाइम पीरियड है 1914 से लेके 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि अलाइड पावर्स थी और सेंट्रल पावर्स थी। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर जिसके अंदर था टर्की, तो ये सारी चीज़ें थी सेंट्रल पावर। अलाइड पावर्स क्या आता था, अंदर आता था ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस, रशिया, ये सब आता था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, ऑटोमन एम्पायर ये जो है सेंट्रल पावर्स हार जाती हैं लास्ट में, ये सब हमने देखा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर थी ये। इट सॉ द यूज ऑफ मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एंड बहुत लार्ज स्केल पर बहुत सारे सोल्जर्स जो थे रिक्रूट किए गए, बहुत सारे मारे जाते हैं, लार्ज शिप, ट्रेन, ये सब चीज़ों का हमने इसमें यूज़ देखा। तो वॉर का इफेक्ट क्या होता है, वॉर का इफेक्ट ये होता है कि बहुत सारे लोगों की डेथ और इंजरीज हो जाती हैं। इंडस्ट्रीज जो वर रीस्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स, जब वॉर खत्म हो जाती है तो वो इंडस्ट्रीज जो होती हैं वापस से उनकी डिमांड खत्म हो जाती है। पहले जो वॉर चल रही थी तो विमेन ने काम करना शुरू कर दिया था, जब वॉर खत्म हो जाती है तो वापस से मैन आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। तो ब्रिटेन जो था उसने बहुत सारा जो लार्ज सम जो है मनी वो यूएस के बैंक से इम्पोर्ट कर उधार ले लेता है। द वॉर ट्रांसफॉर्म द यूएस फ्रॉम बीइंग अ इंटरनेशनल डेटर टू अ इंटरनेशनल क्रेडिटर। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है ना वॉर के बाद वो होता है यूएस को। यूएस जो है हमने देखा था यूएस की इंडस्ट्री एकदम से ग्रो कर जाती है, इसमें भी हम बात करेंगे, राइट। तो पोस्ट वॉर रिकवरी में क्या चलता है, पोस्ट वॉर रिकवरी में हम देखेंगे कि ब्रिटेन वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद वॉर इंडस्ट्रीज एंड हैड डेवलप्ड इन इंडिया एंड चाइना। आफ्टर द वॉर ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिकैप्चर द अर्लियर पोजीशन ऑफ डोमिनेंस इन इंडियन मार्केट। तो क्या करता है ब्रिटेन, फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द जापान इंटरनेशनली, दस ब्रिटेन वॉज बर्डन विद ह्यूज इंटरनल डेट्स। अब वो क्या कर लिया ब्रिटेन ने बहुत सारा पैसा ले लिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका से। सो वॉर के बाद क्या होता है, लेड टू एन इकोनॉमिक बूम, अ लार्ज इंक्रीज इन द डिमांड, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने देखा था जब वॉर चल रही थी तो हमारे इंडिया के इंडस्ट्रीज भी की डिमांड भी बहुत बढ़ गई थी। तो जब वॉर बूम एंड होता है तो प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। एकदम से वॉर खत्म हुई 1918 में, जो प्रोडक्शन एकदम से बढ़ा था वो अब खत्म हो जाता। तो बिफोर वॉर क्या था, ईस्टर्न यूरोप वॉज मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड मार्केट। ड्यूरिंग वॉर क्या था, सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। आफ्टर वॉर क्या था, प्रोडक्शन इन द ईस्टर्न यूरोप रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड अ सरप्लस इन व्हीट, राइट। सो ग्रेन प्राइसेस फेल, रूरल इकोनॉमी डिक्लाइन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वॉर के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब क्या होता है, ये उसके बाद वाला फेज होता है राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वाला फेज। इसमें क्या होता है, मास प्रोडक्शन जो होता है वो बिकेम ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द यूएस। कार मैन्युफैक्चरर आ जाते हैं, हेनरी फोर्ड, वो बहुत वेल नोन पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन है। अब वो क्या कहते हैं, अब एक तरीके का कॉन्सेप्ट अब आता है, 1920 की बात हो रही है, 1920 के पास ये कॉन्सेप्ट आता है कि भाई आप मास प्रोडक्शन में इन्वॉल्व जाइए। एक जो इंसान है उसको स्पेशलाइजेशन कर लेना चाहिए एक ही चीज़ में, कि भाई एक बंदा जो है एक ही तरीके के पार्ट बना रहा है, मशीन बना रहा है, वो उसी को लार्ज स्केल पे बनाना शुरू कर दे, जिससे क्या होता है मास प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। मास प्रोडक्शन जब शुरू होगा तो आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा, कंज्यूमरिज्म शुरू हो जाएगा, मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, तो बहुत सारे यूट्स शुरू हो जाएंगी बनना। तो ये स्पेशल तरीके का आप मैकेनिज्म देखेंगे इन केस ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के केस में हम देखेंगे कि अमेरिका के अंदर कैपिटल गुड्स जो है वो भी बढ़ जाते हैं, मास प्रोडक्शन बढ़ जाती है, लार्ज इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है हाउसिंग सेक्टर में, तो वहाँ पे जो है प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो
1920 से लेके 1928-29 तक का वो 8-10 साल का टाइम था, उसमें कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता है अमेरिका के अंदर। फिर क्या होता है, अमेरिका के अंदर आता है 1930 में डिप्रेशन, 1929 में। तो ग्रेट डिप्रेशन शुरू होता है कि कहाँ पर, अमेरिका के अंदर। जब अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन शुरू होता है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारा पैसा दे रखा था, फ्रांस को भी दे रखा था, यूरोपियन कंट्रीज को दे रखा है, काफ़ी जगह पे पैसा दे रखा है। तो अगर अमेरिका ने जिसको जिसको लोन दिया था, अमेरिका के साथ साथ डूबते हैं वो लोग देश भी। तो ये वो वाला टाइम पीरियड है जिसमें हम देखेंगे कि अमेरिका के फॉल के साथ साथ बहुत सारे देशों की इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है। क्यों होता है? एग्रीकल्चरल रीजन में क्या प्रॉब्लम आती है? फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस। एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर का जो डिमांड है वो, मतलब एग्रीकल्चर का जो प्राइस है प्रोड्यूसेस का, वो गिर जाता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी फॉल आ जाता है। फैक्टर्स क्या थे डिप्रेशन आने के? एग्रीकल्चर का ओवर प्रोडक्शन हो गया था लार्ज स्केल पे, लेकिन क्या हो रहा था, मेड वर्स बाय फॉलिंग इन एग्रीकल्चर प्राइस। अब एग्रीकल्चर प्राइस फॉल कर जाता है। यूएस जो होता है, विद द विड्रॉल ऑफ द यूएस लोन्स अफेक्टेड द कंट्रीज दैट डिपेंड्स क्रूशली ऑन इट। यूएस कहता है भैया जिसने मेरा पैसा ले रखा है सर वापस कर दो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिप्रेशन क्रिएट करती हैं। तो यूएस के साथ साथ बाकी सारे देशों में भी ये डिप्रेशन देखा जाता है, राइट। इंडिया का ग्रेट डिप्रेशन में क्या होता है? तो इंडिया जो है, इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, 19th सेंचुरी में जो है कोलोनियल इंडिया वॉज एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो ड्यूरिंग डिप्रेशन क्या था, इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स नियरली हाफ बिटवीन 1928 से 34 के बीच में। इंडिया का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही आधा रह जाता है। एग्रीकल्चर के प्राइसेस शार्पली गिर जाते हैं, बट कोलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड। पीजेंट्स एंड फार्मर्स सफर्ड मोर देन अर्बन ड्वेलर्स। ये वो वाला टाइम है, देखिए 1930 के बाद वाला डांडी मार्च वाला टाइम है। उसके बाद वाला हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, हमारे देश में चल रही है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ठीक है। हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी टाइम पे अमेरिका अंदर डिप्रेशन चल रहा है, हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी गिर गया है और हमारे यहाँ पर भी एग्रीकल्चर के प्राइसेस बढ़ गए हैं, बट रेवेन्यू कम नहीं किया गया, रेवेन्यू को बढ़ाया गया। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में आपको देखने को मिलेंगी। जूट जो प्रोड्यूस हो रहा था, बंगाल ग्रू रॉ जूट दैट वाज प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज फॉर एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ गनी बैग्स, बट अब गनी बैग्स की डिमांड नहीं है पहले जो थी उसकी। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ड्यूरिंग डिप्रेशन क्या होता है, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड। तो गोल्ड का एक्सपोर्टर बन जाता है इंडिया डिप्रेशन के टाइम पे। इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट्स हेल्प स्पीड अप ब्रिटेन्स रिकवरी। अब ब्रिटेन की कॉलोनी था उस टाइम पे, तो इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा था गोल्ड, वो ब्रिटेन को हेल्प कर रहा था, ठीक है। महात्मा गांधी है, उन्होंने अपनी सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की थी एट हाइट ऑफ डिप्रेशन 31 में। अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ग्रू। तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे ग्रो करती है। सो नाउ हम देखेंगे रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है पोस्ट वॉर के बाद किस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी रीबिल्ड की जाती है। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला टाइम हो जाता है 1939। 30 में हमने देखा था डिप्रेशन का इफेक्ट सारे कंट्रीज में देखा, इंडिया के अंदर भी देखा गया। अब आता है 39 से 45 वाला टाइम पीरियड, जिसके अंदर देखते हैं हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या है, अलाइड पावर्स कौन है, वही यूके, फ्रांस, यूएसएसआर एंड यूएसए। एक्सिस पावर में कौन है, जर्मनी, इटली एंड जापान। जापान जो कि गेम चेंजर है वर्ल्ड वॉर के अंदर, ठीक है। तो ये वॉर हो रही है, बहुत सारे सिविलियन सोल्जर्स जो हैं वो मारे जाते हैं वॉर रिलेटेड कॉजेज में। सो द वॉर कॉज्ड इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवास्टेशन एंड सोशल डिस्ट्रप्शन। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड ओवर में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन देखने को मिलती है, राइट। तो क्रूशियल इन्फ्लुएंस विच शेप्ड पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। सो यूएस जो होता है इमर्ज एज अ डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर। जीत जाते थे वो in the Western world. The dominance of the Soviet Union by defeating Nazi Germany. Post-war settlement and the Bretton Woods Institution. Okay, ये हम इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से वर्ल्ड जो है बदल रहा है, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से बाकी के सारे कंट्रीज जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच्ड होने की वजह से, जुड़े होने की वजह से, किसी ना किसी कारण की वजह से क्या है, एक दूसरे से अफेक्टेड है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं जो हमने अभी तक के चैप्टर्स में पढ़ा है। हम समझ रहे हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ होने की वजह से एक जो सारे कंट्रीज हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको चैप्टर समझ भी आ रहा है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहे हो आप। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।